तो क्लास 6 का यूनिट नंबर 3 सेकंड और चैप्टर नंबर 3 है। क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट यानी कि सरकार। व्हाट इज गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। तो हर कंट्री यानी कि हर देश में एक सरकार की जरूरत होती है और सरकार ही होती है जो सारे डिसीजंस मेकिंग करती है और कंट्री को ठीक ढंग से चलाने में योगदान देती है। These can be decisions about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity. अब गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेती है वो क्या होते हैं, कौन से डिसीजंस होते हैं? वो यही होते हैं ना कि किसी चीज का अगर कोई अनियन है या कोई सब्जी है उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो उसके दाम को कंट्रोल किया जाए कि सब लोग उसको खा सकें, और इलेक्ट्रिसिटी अगर बहुत ज्यादा व्यर्थ हो रही है तो उसके बारे में कुछ करे, और स्कूल्स बनाए, रोड बनाए। सरकार का यही काम होता है ना। The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postals and railway services. तो गवर्नमेंट के और भी सारे काम होते हैं। क्या क्या होते हैं? स्कूल्स बनाना और दूसरी चीजें तैयार करना। सारा जो विभाग होता है जिससे जो सिटीजन होते हैं उनको हेल्प मिलेगी, उन सारी चीजों के ऊपर कौन ध्यान देगा? गवर्नमेंट ध्यान देगी। और पुअर जो है, जो गरीब लोग हैं, उनके बारे में भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ता है। The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with the other countries. और गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण जो काम होता है, जॉब होता है, वो और क्या होता है कि जो दूसरी कंट्रीज है, जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं, उनसे अच्छे संबंध बनाकर रखना। कहा जाता है कि एक अच्छा पड़ोसी ही राष्ट्र के लिए बहुत सेफ होता है और उन्नति का कारण बनता है। तो एक अच्छे देश को यही चाहिए गवर्नमेंट को कि जो उनके पड़ोसी देश है उनसे अच्छे संबंध बनाकर रखे। इट इज responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance of the affected people. तो अब गवर्नमेंट की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सिटीजन है, जो लोग है, जो जनता है, उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है कि नहीं, उनको खाने की चीजें सही तरीके से उपलब्ध हो रही है कि नहीं, और उनकी हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जा रहा है, हॉस्पिटल जो है उनको कैसे ध्यान दिया जा रहा है। ये सारा किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। और जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि सुनामी हो गया या कोई भी सूखा पड़ गया या बाढ़ हो गई, तो इस सब के लिए अगर कोई सिटीजन की देखभाल करेगा या कुछ और उनके लिए कोई हेल्प करेगा तो सबसे पहला कौन होगा? गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो रहा है तो लोगों की उसमें हेल्प करे। समझ में आ रही है ना इतनी बात? बताइए, गवर्नमेंट के जो इतने काम बताए हैं वो सब समझ में आ रहे हैं सबको कि कोई दिक्कत हो रही है? आस्था बताओ, समझ में आ रहा है आपको? यस मैम, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in court. Courts are also part of the government. अगर किसी ने गलत काम किया है, किसी ने कोई जुर्म किया है, क्राइम किया है, तो वो कहाँ जाएगा? उसको कोर्ट में ले जाया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। और कोर्ट भी सरकार का ही एक पार्ट होता है, कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही हिस्सा होती है। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this.
and why it is necessary for them to do so. When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made. अब ये लग सकता है कुछ लोगों को कि गवर्नमेंट क्यों इतना करे, क्यों सिटीजन के लिए गवर्नमेंट इतना करे और क्यों सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए क्योंकि जब सारे लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मानव है, वो एक साथ मिलकर किसी चीज के लिए काम करते हैं तो चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और इजी हो जाती है। Some rules have been made that apply to everyone. कुछ गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल्स हैं जो बनाए गए हैं जो सबके ऊपर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, there is a need to control resources and protect the territory of a country so people can feel secure. Governments to do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory. तो कुछ रूल्स ऐसे बनाए गए हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए, जो गवर्नमेंट संविधान में जो रूल्स है जिनको गवर्नमेंट की देखरेख में पूरा किया जाता है। और वो रूल्स क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों की सिक्योरिटी के लिए वो नियम कानून इसीलिए बनते हैं ताकि इससे लोग सिक्योर फील कर सके। और गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट होती है, सरकार जो होती है, वो हमारे ही बिहाफ पे, हमारे ही लिए ये सारे रूल को इम्प्लीमेंट करने में मदद करती है कि लोग ये मेक श्योर करती है कि सारे लोग ये सारे रूल्स को फॉलो करें। अब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के लेवल्स कौन कौन से चरण है सरकार के। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दिस? To government works at different levels, at the local level, at the level of the state, at the national level. अब गवर्नमेंट के 3 चरण बताए गए हैं। कौन कौन से? लोकल लेवल है, स्टेट लेवल है और नेशनल लेवल है। 3 लेवल है गवर्नमेंट के, सरकार के। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज। लोकल लेवल कौन सा है? जो आपका गांव है, विलेज है, मोहल्ला है। फिर टाउन और लोकेलिटी, जो टाउन है, शहर है, और जहाँ पे आप रह रहे हैं वो सारा स्थानीय जो इलाका है वो लोकल है। The state level would mean that which covers the entire state like Haryana or Assam, and the national level relate the entire country. स्टेट लेवल कौन सा है? स्टेट लेवल जैसे कि जो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया या कोई भी दूसरा जो राज्य हो गया वो स्टेट लेवल हो गया। और जो नेशनल लेवल है वो पूरी कंट्री, पूरी इंडियन जो कंट्री है वो है। Later in this book you will read about how local level government functions. And when you go into the next few class, इसके आगे देखते हैं क्या है, ये छोड़ दीजिए। पेज नंबर 31 पे आइए। लॉज एंड द गवर्नमेंट, जो रूल्स हैं और सरकार। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दीज। जो गवर्नमेंट होती है वो रूल्स तैयार करती है और जो जितने लोग कंट्री में रह रहे होते हैं उन सबको वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decisions. अगर गवर्नमेंट के पास डिसीजंस बनाने की पावर है तो उनके पास ये भी अधिकार होता है कि वो इन डिसीजंस को फॉलो करवाएं। For example, there is a law that says that all persons driving a major vehicle must have a license. अब जैसा कि हर एक स्टेट का ये रूल होता है, ये नियम होता है कि सब लोग, जितने लोग गाड़ी चलाएंगे या कोई भी व्हीकल चलाएंगे रोड पर, उनके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government's power to make decisions is not of much use. तो अगर कोई भी इंसान व्यक्ति है जो सिटीजन है वो गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं करता है, लाइसेंस वेयर नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, या तो उसको जेल में भेज दिया जाएगा या तो उसको फाइन भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना गवर्नमेंट के रूल्स ना फॉलो करने पर क्या होता है। In addition to any action that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. अगर जैसे गवर्नमेंट स्टेप्स ले सकती है, गवर्नमेंट हमें फाइन कर सकती है, जेल कर सकती है, तो लोगों के पास भी अधिकार होता है कि वो भी ये देखे, ध्यान दे कि कौन सा ऐसा रूल है जो कोई फॉलो नहीं कर रहा, उसके बारे में जानकारी दे। If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste,
he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give others about what should be done. अगर किसी व्यक्ति को, जैसे सरकार को अगर लगता है कि रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसने लाइसेंस नहीं लिया है या कुछ नहीं किया है, तो उसको फाइन और जेल कर देता है। वैसे ही हम जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं, जिस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, उसका ये भी एक रूल है कि अगर हमें इंडिविजुअली लगता है ऐसा कि हमारे साथ कोई रूल को फॉलो नहीं, हमारे लिए किसी रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा, संविधान के किसी रूल को निग्लेक्ट कर दिया जा रहा है, हमारे खिलाफ उसको यूज किया जा रहा है, तो हम इसकी कंप्लेंट कोर्ट में कर सकते हैं और कोर्ट फिर ये देखेगा कि उसको कैसे ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक व्यक्ति को उसके कास्ट या रिलीजन के ऊपर जज करके उसको किसी जगह पे जॉब नहीं दी जा रही है, उसको ये कहकर जॉब से हटा दिया जा रहा है कि तुम इस धर्म के हो या इस जात के हो, तो वो इंसान सीधा सीधा कोर्ट में केस कर सकता है उस संस्था के खिलाफ। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में ये एक रूल है कि किसी को भी उसके जाति धर्म के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाना है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर सारे लोग एक समान। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कौन कौन से टाइप्स हैं? Who gives the government this power to make decisions and enforce laws? अब कौन है ऐसा जो गवर्नमेंट को, सरकार को ये सारी पावर दे रहा है और ये लॉज को फॉलो करने के लिए उनको बल दे रहा है? The answer to this question depends on the type of government there is in country. In a democratic country, it is the people who give the government this power. They do this through elections in which they vote for a particular person and elect them. Once elected, these persons form the government. In a democracy, the government has to explain its actions and defend its decisions to the people. तो अब हम ये सोच रहे हैं कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के कितने प्रकार हैं और गवर्नमेंट को कौन ये अलाउ करता है कि वो हमारे ऊपर राज कर सके या हमारे ऊपर ये रूल लगा सके। तो सबसे पहला तो ये है कि ये देखना पड़ेगा कि वो कैसी कंट्री है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है, तो वहां पर सीधा सीधा ये हो जाता है कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके द्वारा चुना गया ही प्रतिनिधि जो है वही एमएलए बनता है, फिर वही सीएम बनता है, फिर वही मिनिस्टर बनता है। तो जो स्टेट में जितनी भी सरकार, जो भी सरकार काम कर रही है, वो वहाँ के सिटीजन्स के मेजोरिटी वोट के हिसाब से ही चुनी गई है। तो जो सरकार है, जो रूल्स हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनको हमने ही चुनकर सरकार बनाई है। डेमोक्रेटिक कंट्री में यही होता है कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार ये सब करती है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। अब मोनार्की गवर्नमेंट कौन सी है? द मोनार्क, किंग और क्वीन, जहाँ पर राजा और रानी का राज चलता है, जहाँ पे लोकतंत्र नहीं चलता है, मोनार्क चलता है, किसी का राज चलता है। Has the power to make decisions and run the government. The monarch may have a small group of people to discuss matters with, but the final decision-making power remains with the monarch. Unlike in a democracy, king and queens do not have to explain their actions or defend the decisions they take. अब जैसे लोकतंत्र है, जैसे भारत देश है जहाँ पे लोकतंत्र चलता है, हमारे द्वारा चुना गया जो नेता होगा, प्रतिनिधि होगा, उसी की सरकार, जिसकी मेजोरिटी उसकी सरकार बनेगी और वही स्टेट और सेंट्रल में काम करेगा। लेकिन जहाँ पे मोनार्क चलता है, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं चलती है, वहाँ पे राजा और रानी का राज चलता है। उनके पास कुछ छोटे ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कुछ डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो मेन डिसीजन होता है वो किसका होता है? राजा या रानी का ही होता है। उसी को क्या कहा जाता है? मोनार्की कहा जाता है, जहाँ पर राज चलता है राजा और रानी का। लेकिन हम किस टाइप के देश में रहते हैं? हम डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, जैसे जहाँ पे लोग द्वारा चुना जाता है और लोगों के द्वारा चुने गए लोग ही डिसीजंस लेते हैं। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पेज नंबर 32 पर आ जाइए। जो ये है टॉपिक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वहां देखते हैं India is a democracy. This achievement is the result of a long, eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. You now know that the main feature of a democracy is the people have the power to elect their leaders. So, in a sense, a democracy is ruled by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. अब हमें ये पता है कि हमारा जो कंट्री है वो मोनार्की नहीं है, वहाँ पे कोई राजा रानी का राज नहीं चलता है, यहाँ पे
डेमोक्रेसी चलता है, यहाँ पे लोकतंत्र चलता है। और लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे द्वारा चुने गए लोग हमारे ऊपर शासन करेंगे। हम अपने लीडर को ये अधिकार देते हैं, उनको चुनकर, उनको वोट देकर, कि आप हमारे ऊपर रूल को इम्प्लीमेंट करिए, आप हमारे लिए सरकार चलाइए। और ये डेमोक्रेसी हमें इतनी आसानी से नहीं मिल गई है, इसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। कम से कम 100 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। उसके बाद बहुत सारे महान फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी आए, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। उसके बाद जाके हमारा जो ये कंट्री है, ये लोकतांत्रिक कंट्री बन पाया। समझ रहे हो? तो जो लोकतंत्र है, ये मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको पाने के लिए स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी और कंट्रीज हैं जो अभी भी डेमोक्रेसी पाना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं पाई। अब यस बोलिए मैम। स्ट्रगल मतलब? थोड़ा और लाउड बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हैं? स्ट्रगल मतलब? रॉबिन? यस मैम। और तेज बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। स्ट्रगल मतलब? स्ट्रगल मतलब? स्ट्रगल मतलब संघर्ष बेटा, स्ट्रगल मतलब संघर्ष। जो आपने सुना होगा भगत सिंह और गांधी जी और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी, ये सारे फ्रीडम फाइटर्स है ना, इन्होंने कितना स्ट्रगल किया। इनको जेल जाना पड़ा, कितने को फांसी पर लटका दिया गया, ये स्ट्रगल ही तो था ना, कितने लोगों की जान गई। तो ये स्ट्रगल करके ही हमें इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई है, और हमारा ये जो कंट्री है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाया है। अब वोट्स फॉर वुमेन, पहले के समय में क्या होता था, अभी तो डिस्क्रिमिनेशन होता है जात पात के ऊपर और धर्म के ऊपर, लेकिन पहले से जब ये सब जात पात बहुत ज्यादा चलता था, तो और भी सारे डिस्क्रिमिनेशन होते थे जो अभी भी चल रहे हैं। जैसे महिलाओं के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, महिला पुरुष में भेदभाव किया जाता था। बहुत लोग ये भी कहते थे, लोगों का ये भी मानना रहता था कि महिलाएं वोट नहीं दे सकती हैं, महिलाएं घर के बाहर जॉब नहीं कर सकती हैं। तो इस तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश ने देखा है, और अभी भी बहुत जगहों पर ये देखा जा रहा है। So democratic governments in our times are usually referred to as representative democracies. In respective democracies, people do not participate directly, but instead choose their representative through the election process. These representatives meet and make decisions for the entire population. These days, our government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchisee. This means that all adults in the country are allowed to vote. पहले के समय में कुछ ऐसा होता था कि कुछ लोग वोट दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते, महिलाएं नहीं दे सकती, बच्चे नहीं दे सकते, लेकिन अब एक एज लिमिट बना दी गई है, और ये तय कर दिया गया है कि हमारे द्वारा जो चुना गया नेता है वो हम खुद चुनेंगे वोट देकर, और वोट सब लोग दे सकते हैं। सारे सिटीजन, जो भी देश का नागरिक है, वो वोट दे सकता है। बट इट वॉज not always like this. Can you believe that there was a time when government did not allow women and the poor to participate in elections? In their earliest forms, government allowed only men who owned properly and were educated to vote. This meant that women and poor and the property less and the uneducated were not allowed to vote. The country was governed by the rules and regulations that these men made. अब आपको यकीन नहीं होगा, लोकतांत्रिक देश बनने के बावजूद भी इस देश में पहले के समय में ऐसा होता था कि जितने जो पढ़े लिखे लोग होते थे और जो संपन्न लोग होते थे वो वोट दे सकते थे, और जो महिलाएं होती थी वो वोट नहीं दे सकती थी, और जो गरीब है, जिनके पास घर नहीं है रहने को ठीक से, जिनके पास खाने को ठीक से नहीं है, वो वोट दे ही नहीं सकता था। तो डेमोक्रेसी होने के बाद भी बहुत सारी कमियां आती है कंट्री को आगे फेस करने के लिए, लेकिन इन सब को अगर क्रॉस कर जाओ तभी वो कंट्री एक फुली डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 33 पर। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. जब गांधी जी थे तब उनको भी ये देखकर शौक लगा कि इतने सारे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा, गरीबी की वजह से और
महिला होने की वजह से उनको वोट नहीं दिया जाने जा रहा। तो इस चीज को ओवरकम करते हुए आज हमारे देश में सबके लिए समान रूल हो चुका है और ये एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होगा। अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि जो अडल्ट लोग हैं जिनको एक एक एज लिमिट निर्धारित की गई है कि इस एज लिमिट में आकर इंसान अडल्ट कहलाएगा तो वो वोट दे सकता है। तो उस एज लिमिट के क्रॉस जो भी करते हैं वो सारे लोग वोट दे सकते हैं। Writing in the journal Young India in Yes, ma'am. 1931, Gandhiji said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should get the vote, but a man who has got character but not wealth illiteracy should have no vote. गांधी जी ने कहा था 1993 में कि मुझे समझ में नहीं आता है कि एक इंसान जिसके पास इतनी बुद्धि नहीं है लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है वो वोट कर सकता है, लेकिन दूसरा इंसान जिसके पास पैसा कम है लेकिन माइंडेड है वो वोट नहीं कर सकता। फिर हाँ, a man who honestly works by the sweat of his broad day and in the day should have the vote for the crime of being a poor man। तो कह रहा है कि गांधी जी का मानना था कि जो इंसान मेहनत से काम कर रहा है, जो इंसान ईमानदार है, वो वोट नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो गरीब है। क्या गरीब होना एक क्राइम होता है? तो इन सारी दुविधाओं को, इन सारी प्रॉब्लम्स को आज हमारा देश बहुत हद तक ओवरकम कर चुका है और सबको समान अधिकार है वोट देने। ठीक, समझ में आ गया चैप्टर? यस मैम। सबको अच्छे समझ में आया ना? यस। तो ये चैप्टर यहीं से कंप्लीट करते हैं, इसको एंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके, यस मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।